Hello students, now we are back with another video and this topic is life process. अब definition आती है what is life process, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। ऐसी सारी प्रोसेसेस जो इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ऑल द प्रोसेसेस या ऑल द वाइटल प्रोसेसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ टू सस्टेन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। तीसरी बात, दे आर कंटिन्यूस, दे आर नॉन स्टॉपिंग, दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। सो जाते हो ना रात को, खाना खा लेते हो, खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और एक्सक्रीशन के लिए सुबह सुबह वेस्ट बन जाता है, तो सारी चीज़ें होती ना, दिल धड़कता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, तो वो सारी प्रोसेस हैं लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज़, दे आर द वाइटल प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग और लिविंग। सेकेंड, दे आर कॉमन, दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड थिंग, दे वर्क इन द बैकग्राउंड इवन व्हेन द बॉडी इज नॉन फंक्शनल और व्हेन वी आर स्लीपिंग। सब लोग नहीं सोते इसलिए मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, अब आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। कितनी लाइफ प्रोसेस हैं? सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अब डेली इन आवर बॉडी 10 to the power 11 सेल्स ये डेली मरते हैं और इतने ही सेल बॉर्न होते हैं। समझ गए? अब 10 to the power 11 इज़ अ वेरी बिग नंबर, बिलियन के पार चला गया, वो ट्रिलियन में चला गया समथिंग। अब इतने सारे सेल रोज़ मरते हैं और इतने सारे सेल रोज़ पैदा होते हैं, तो एक मेंटेनेंस प्रोसेस होगा ना जिसको पूरा कंपाइल कर रहा होगा। सबसे ज़्यादा डेथ पता है किसकी होती है? सबसे ज़्यादा डेथ होती है रेड ब्लड सेल की। 2.5 मिलियन RBC मर जाते हैं हर सेकंड में। सबसे ज़्यादा यही मरते हैं, बाकी कोई नहीं मरता, सबसे ज़्यादा RBC मरते। कौन मरते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल, जो कि आपके ऑक्सीजन को कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाते हैं कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन बना के। अपन पढ़ेंगे आगे भी। So what is maintenance? It is the process by which the body maintains an equilibrium among all the cells. सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मतलब उनको आप बॉर्न करते हैं न्यू सेल्स को, जो वॉर्न आउट सेल हैं, जो सेल डाई हो गए हैं, उनको फ्लश आउट कर देते हैं। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि एक ईयर में जितने ये सेल डाई आउट होते हैं और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, इट इज़ इक्वल टू, उन सेल्स का वेट किसके बराबर है? हमारी बॉडी वेट से। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो 1 ईयर में मेरी बॉडी अराउंड 70 किलोग्राम ऑफ सेल्स को किल करती है और मेरी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देती है। उसमें स्किन के सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो पहला लाइफ प्रोसेस इज मेंटेनेंस, वेयर द बॉडी हैज़ टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन ऑल द सेल्स। इट हैज़ टू लुक आफ्टर द सेल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस एज वेल एज द प्रोसेस वेयर न्यू सेल्स आर क्रिएटेड। उसको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। नाउ द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मेटाबॉलिज्म ये आपका सेकेंड लाइफ प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिज्म का सिंपल डेफिनेशन है, आता है 1 नंबर का। इट इज सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, रेस्पायरेशन हो रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं ATP बन रहा है, कहीं ATP टूट रहा है, ये सारी केमिकल रिएक्शन को आप मिला लो, उसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? इट इज सम ऑफ ऑल द chemical reaction
इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। अब ये दो टाइप के, इनके टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दो टाइप के हैं। नंबर 1 इज एनाबॉलिज्म एंड नंबर 2 इज कैटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब है जोड़ना, कैटा का मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो एना मीन्स टू जॉइन और टू क्रिएट एंड कैटा मीन्स टू ब्रेक और डिस्ट्रॉय। तो एनाबॉलिज्म का एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपकी बॉडी में प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल, इसकी एक डेफिनेशन हो गई, सिंपलर मॉलिक्यूल combine to form complex molecule, ठीक है। एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई? सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एक, अमीनो एसिड का मैंने एग्जांपल दिया। अमीनो एसिड का देख मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला NH2CH, यहाँ पे कार्बन के लिए R लिख दिया, COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है NH2। पढ़ोगे आप कार्बन वाले चैप्टर पे, अभी आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला अमीनो एसिड का, ये जो यहाँ पे मैंने R लिखा है, यहाँ पे कार्बन जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब 3-4 कार्बन और आ सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा अमीनो एसिड है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। अब जब ये जुड़ते हैं, और कितने जुड़ते हैं? अराउंड 300 अमीनो एसिड मिनिमम, मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। कम से कम जब 300 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तब जाके प्रोटीन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमीनो एसिड इज अ सिंपल मॉलिक्यूल, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म विच इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जस्ट अपोजिट है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल will break into simple molecule। क्लियर है? अब इसका कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल आई होप सबको पता होगा, सबने पढ़ा भी है। C6H12O6 in presence of oxygen will give CO2 plus H2O plus एनर्जी। बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। मतलब एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे मैं अच्छे से बता दूंगा। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या हो गया? रेस्पायरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये दोनों मिला के बनाते हैं मेटाबॉलिज्म। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर से काम करेंगे तभी आपकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी। किसी एक का रेट बढ़ गया, किसी एक का रेट कम हो गया, तो आपकी बॉडी टाएं टाएं फिस, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जो लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज, एक मिनट, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। अब इसमें लिखने को आ गया तो क्या लिखोगे? ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फूड, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा टू डिफरेंट सेल्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हर एक सेल ज़रूरी होता है ना 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 ना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी आपके वाइटल एंजाइम्स हैं, फूड मटेरियल है, ग्लूकोज है ना, इन सब का
पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करवाना। अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन कौन करवाता है? अपनी बॉडी में आपका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कौन कौन आते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट और आपके आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। आई होप सर्कुलेशन इज क्लियर टू यू। ठीक है। ब्लड, अच्छा ब्लड भी है सॉरी अपनी बॉडी में, ब्लड बताना मैं भूल गया क्योंकि ब्लड में ही तो सब जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन के बाद न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन आप ध्यान से सुनना क्योंकि अपने को आगे न्यूट्रिशन इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक। नाउ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। अब टेकिंग इन फूड किस में होता है? हमारे अंदर। लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट इज केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू कैप्चर फूड। अब वो फूड या तो सेल्फ मेड होगा, सेल्फ मेड किस में होगा? लिख देना ये चीज़, सेल्फ मेड। सेल्फ मेड किस में होगा? प्लांट में। और इट कैन डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। वो किस में होता है? एनिमल में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया? जनरल किसी ने पूछ लिया तो टेकिंग इन फूड। अब फिर बात है न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों है? भाई जैसे आप फूड लेते हो, फूड सेल में जाता है, सेल में ब्रेक डाउन होता है, क्या मिलती है? एनर्जी। दैट एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी रात को खाना खाया है और वो खाना मुझे एनर्जी दे रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं। ठीक है। तो अभी अपन न्यूट्रिशन के टाइप्स में नहीं जाएंगे, अभी अपन दूसरी लाइफ प्रोसेस पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है आपकी एक्सक्रीशन। अच्छा दो चीज़ें हैं, एक हो, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब सिंपल डेफिनेशन हो गई, रिमूवल ऑफ वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इन चीज़ को आप हटा दोगे बॉडी से, सुसु कर दिए, पॉटी कर दिए, पसीना निकल गया है ना, कफ निकल गया, तो ये सब एक्सक्रीशन में आता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहाँ से नहीं, मुंह से। ठीक है। तो वो भी एक्सक्रीशन है, एक्सलेशन जो आपका प्रोसेस है। ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक बात ध्यान रखना, एक्सक्रीशन के अंदर एक चीज़ आती है जिसे अपन कहते हैं इजेशन। अपन आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। एक्सक्रीशन में जो वेस्ट निकलता है उसको अपन मानते हैं लिक्विड और गैशियस। क्या मानते हैं? लिक्विड और गैशियस। बट जब हम पॉटी जाते हैं और जब हम पॉटी करते हैं तो जो आपकी पॉटी है वो पॉटी क्या है? दैट इज एक्सक्रीटेड आउट बाय द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन में कौन सा वेस्ट निकलता है? सॉलिड वेस्ट। और एक्सक्रीशन में जनरली क्या निकलता है? लिक्विड या गैशियस वेस्ट। तो अगर आपके हाथों से पसीना निकल रहा है तो वो एक्सक्रीशन है, आपने CO2 छोड़ दी मुंह से। ठीक है। तो वो क्या है? एक्सक्रीशन है। और क्या हुआ? आपने सुसु कर दी, आप वॉशरूम गए, आपने यूरिन फ्लश आउट किया बाहर, तो वो भी क्या है? एक्सक्रीशन। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू पॉटी एंड व्हेन यू आर इजेक्टिंग द स्टूल, दैट इज इजेशन। तो इजेशन क्या है? थ्रोइंग आउट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब ये मत कहना सर जब लूज मोशन होता है तब तो लिक्विड निकलता है। तो बेटा बॉडी सॉलिड ही बनाती है। लूज मोशन क्यों होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन में जो आपका ई कोली बैक्टीरिया है वो इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन फिर पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो पूरा एकदम मिक्सचर बन जाता है एकदम। मतलब क्या बताएं, छोड़ो, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ आई थिंक, है ना। ऐसा तो है नहीं जिसको कोई लूज मोशन नहीं हुआ, और जिसको नहीं हुआ मतलब उसको आज तक पेट भर खाना नहीं मिला, है ना। तो एक्सक्रीशन मतलब लिक्विड वेस्ट और इजेशन मतलब सॉलिड वेस्ट। तो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस था एक्सक्रीशन। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है ग्रोथ।
अब सबको पता है एनिमल बॉडी में ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी है ना छोटे से पैदा होते हैं, अचानक से बड़े हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट शायद वो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बट फिर भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ। ग्रोथ में द बॉडी ग्रोज ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टन हार्मोन्स। ठीक, प्लांट में भी ग्रोथ होती है। प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है? रूट जो ग्रो करते हैं दे ग्रो इनटू द सॉइल एंड स्टेम ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल और लैंड। तो प्लांट में भी ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप मिला लोगे तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी बनती हैं लाइफ प्रोसेस। अब एक बहुत बड़ा डिबेट है कि एक और लाइफ, कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस है, कुछ लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस नहीं है, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन मेरा मानना है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि है एक लाइफ प्रोसेस। क्यों लाइफ प्रोसेस है? क्योंकि मतलब रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन लोगों ने शादी नहीं की, दे हैव नॉट डन रिप्रोडक्शन थ्रू आउट देयर लाइफ, तो वो ज़िंदा रहे, है ना। मेरी भी शादी नहीं हुई तो मैं भी ज़िंदा हूँ, मैं मर तो नहीं रहा कि मेरी लाइफ मैं चला गया। तो रिप्रोडक्शन जो है इसको लोग बोलते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, अगर ये नहीं करोगे तब भी आप जिंदा हो, बहुत सारे लोग जिंदा हैं, है ना। बट अगर अपन बैक्टीरिया और छोटे माइक्रोब्स या एनिमल्स जो इंसेक्ट हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें जब रिप्रोडक्शन होता है या फिर हमारी बॉडी की बात कर लो, तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है और जब डीएनए मिलते हैं आपस में, मैचिंग होती है, क्रोमोसोम्स, है ना, फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे आप आगे, तो उसमें क्या होता है, मम्मी जैसे मान लो हमारे में हुआ रिप्रोडक्शन, तो मम्मी का आया, पापा का आया, क्रोमोसोम मिल गए। जब मिलते हैं तो कुछ मम्मी के फीचर आए, कुछ पापा के फीचर आए, उससे प्रोड्यूस होता है वेरिएशन। और वेरिएशन बहुत ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी को उस एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए। एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि वही मैंने बताया था कि जो अफ्रीका में लोग हैं, अफ्रीका में हवा बहुत गर्म है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों की नाक कैसी होती है? ऐसे ना, थोड़ा ऐसे ऊपर की साइड ऐसे उठी रहती है और छोटी नाक होती है। तो ये भी एक वेरिएशन है। क्यों ऐसा किया गया? ताकि हवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। जो ठंडे देश हैं, रशिया के लोगों की नाक बहुत लंबी होती है क्योंकि वहाँ हवा बहुत ठंडी है। हम चाहते हैं कि हवा एकदम गर्म होकर अंदर तक जाए। तो ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? जब डीएनए सीक्वेंसिंग होती है या जब रिप्रोडक्शन होता है तो उससे वेरिएशन आते हैं। तो समवेयर आई फील कि रिप्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं, बट वेरिएशन लाने में हेल्पफुल होता है और वेरिएशन हमें एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में सस्टेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उस हिसाब से रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। बट अभी लाइक एनसीईआरटीज़ में रिप्रोडक्शन हैज़ नॉट बीन टेकन एज अ लाइफ प्रोसेस, तो आपको इसको बोर्ड में लिखने का नहीं है, नहीं तो आपके नंबर काट लेगा और सोचेगा एग्जामिनर कि ये तो बहुत बड़ा वाला है। ठीक है, तो मत लिखना इसको। तो दीज आर द लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।